नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में। हम आज विराम चिन्ह में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विराम चिन्ह कितना उपयोगी है और विराम चिन्ह के पिछले क्लास में हमने देखे तो इसके प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने बताए गए हैं और उनकी संख्या क्या थी। जैसे संख्या 20 है और कुछ अन्य थे, कुछ भाषा में ज़्यादा प्रयोग होने के आधार पर, और कुछ गौड़ थे जैसे प्रमुख, गौड़ और अन्य। तो ये भाषा में प्रयुक्त होते हैं और भाषा को सजीव बना देते हैं कौन? विराम चिन्ह। और विराम चिन्हों को ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो विराम चिन्हों को ग्रहण अंग्रेजी भाषा से किया गया है इत्यादि। ये सब जो प्रश्न है इन सब की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि विराम चिन्ह में पहला नियम है, जो पहला भेद है, प्रकार है अल्प विराम का। अल्प विराम की चर्चा करें तो अल्प विराम चिन्ह जितने भी प्रयोग होते हैं भाषा में, उन सब में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है ये। देखिए, अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना। विराम शब्द की व्युत्पत्ति परक अर्थ भी देखा था कि विराम शब्द में वि उपसर्ग है और रम धातु है, गही प्रत्यय है, अर्थात अच्छे से, सही रूप से, ठहराव या रुकना। तो ये विराम चिन्ह का व्युत्पत्ति परक अर्थ है कि अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? भाषा में जब लेखक अपने भाव को व्यक्त करते समय उचित स्थान पर रुकने की आवश्यकता पड़ती है, मनोविकार को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तब विराम चिन्हों का प्रयोग करके वो अपने भाषा को सजीव बनाता है और उसे ध्वन्यात्मक प्रकट करता है। देखते हैं अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना। जहाँ थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब कितनी देर रुका जाए? पहले तो चिन्ह ये है, इससे आप सभी अवगत हो गए होंगे, जिसे आप कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे अल्प विराम कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि अल्प विराम, यह इस चिन्ह का नाम क्या है? चिन्ह बना दिया जाता है तो उस चिन्ह का नाम अल्प विराम होता है। जैसे आप पढ़ते रहते हैं हमेशा अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? तो आप कहते हैं ना रेखा खींचना, तो लाइन खींचना तो रेखा हुआ, लेकिन पाद रेखा, चरण रेखा ही अंडरलाइन कहलाती है। अब आगे देखते हैं अल्प विराम में। अल्प विराम, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी भाषा में या भाषा में, किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। अगर एक वाक्य में कई विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला क्या है? ये है अर्ध विराम। देखिए, अर्ध ऐसे भी लिखा जाता है, अर्ध, दोनों ही मान्य है। अर्ध का मतलब आधा, ठीक। अर्ध विराम एक होता है अर्ध विराम, जहां पर अल्प विराम से ज्यादा रुकना, मतलब कि ये अर्ध विराम से कम देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि हम अधिक देर रुकेंगे तो वहां पर अर्ध विराम लगेगा। बस थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। तो जहाँ इसकी विशेषता ये है कि अर्ध विराम से कम देर तक ठहरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज विराम चिन्ह की क्लास दूसरी है, इसके पहले एक क्लास हो चुकी है। देखिए, अल्प विराम के महत्वपूर्ण कुछ नियम है जहाँ पर इसका प्रयोग होता है। और ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला यही विराम चिन्ह है, इससे प्रश्न बनते हैं। और अगर जो गौण है उनमें देखें तो विस्मयादि बोधक है, जैसे संकेतक है, इत्यादि चिन्ह पूछे जाते हैं। इसमें भ्रम होता है कि कहाँ पर लगाएं अल्प विराम, कहाँ नहीं। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला नियम है कि समान पद पदांश। सबसे पहले समझते हैं कि पद क्या होता है, पदांश क्या होता है। देखिए, पद जब कोई शब्द वाक्य में व्याकरणिक नियमों के या व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रस्तुत हो, व्यवहार में लाया जाए, तो वही शब्द पद बन जाता है। और पदांश क्या होता है? एक ही वाक्य जब बड़ा होता है, कुछ उपवाक्य होते हैं और कुछ, तो उन उपवाक्य को जो एक टुकड़ा होता है पदांश। देखिए, पद पदांश के बाद होता है, और एक होता है उपवाक्य, इसमें भी होता है पद पदांश या वाक्यांश। वाक्यांश में
के बाद इसका प्रयोग होता है। देखिए हम देखते हैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के बड़े शहर हैं। तो यहाँ देखिए ये संज्ञा है, पद बने हैं। कोलकाता है, एक से अधिक, मतलब एक से अधिक या दो से अधिक, कई आए, और अंत में ये क्या है, अंत वाली संज्ञा के बाद और लगा हो तो और में नहीं लगेगा। इसके पहले सबको व्यक्त करने के लिए आपको थोड़ी देर ठहरने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर बोले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के बड़े शहर हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अगर इसी को हम थोड़े विराम में बोले कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई भारत के बड़े शहर हैं तो आपको स्पष्ट होता है कि यहाँ थोड़ी देर और रुकने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए अगर दूसरा उदाहरण देखें कि हमें आकारण किसी के जाति, धर्म, वेतन आदि पूछने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये आदि लगा हो जहाँ पर, तो वहां पर क्या है, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे इत्यादि आदि हो, मतलब कई सारे पदों को व्यक्त करने के लिए, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कई होंगे, तब क्या है, आदि जहां लगे होंगे वहां उसके पहले सभी पदों में लगे होंगे क्या, अल्प विराम। देखिए हमें आप जैसे कहें कि पद तो सभी है एक वाक्य में, जैसे हमें भी हो गया, अकारण भी हो गया, किसी भी हो गया, लेकिन जो संज्ञा पद होते हैं जिनको हम व्यक्त करना चाहते हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो एक ही, देखिए यहाँ लिखा गया है समान पद, कि जो असमान नहीं, समान पद होंगे, एक ही व्याकरणिक कोटि के होंगे, उनको व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता पड़ती है। तो ही है कि हमें आकारण किसी के जाति, धर्म, वेतन आदि, तो जहां आदि होगा उसके पहले भी लगेगा। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये वाक्य है, एक से अधिक क्या है, वाक्य होते हैं, तो उन वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम भी अल्प विराम करता है। जैसे कि वाक्य में आप और लगाते हैं तो एक तरीके से है कि विराम चिन्ह अव्यय भी हो सकते हैं। अव्यय में जैसे कि यहाँ लिखा है कि वह रोज आता है, काम करता है, तो यहाँ क्या है, ये सब जोड़ते चले जा रहे हैं तो संयोजक का कार्य करते हैं। तो और अंत में क्या है, यहाँ जो ये और आया है ये संयोजक अव्यय है। ठीक, अव्ययों जो अव्यय लगे होते हैं संयोजक जोड़ने वाले, उनके पहले लगता है, तो ये एक वाक्य हो गया, दो हो गया, तो तीन वाक्य है, तीन वाक्य को जोड़ने का काम तो ये कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अव्यय का अपना अर्थ होता है तो ये और अव्यय है और इसके पहले नहीं लगेगा, हमेशा जहाँ नहीं होंगे यहाँ रुकने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए है। तो वाक्य, एक से अधिक वाक्य, पद हो, पदांश हो, वाक्यांश हो, उनको अलग करने का जो कार्य करता है वो अल्प विराम ही करता है। जैसे कि अब देखें, वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते तो कभी कथा वाचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। देखिए यहाँ पर वाक्य, और अगर यहाँ पूछा कैसे जा सकता है प्रश्न, जैसे ये पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न कि इस वाक्य में जैसे लिखा है कि वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते तो कभी कथा वाचने वालों के पास बैठ करके रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते, तो इसमें पूछा कि इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग किसके बीच में हुआ है, पदों के बीच में, वाक्यों के बीच में, दोनों में, या अल्प विराम का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो उत्तर आपका सही होना चाहिए कि पदों और वाक्य दोनों के बीच में है, उपवाक्य या वाक्यांश के बीच में है। देखिए वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते, तो ये एक वाक्य हो गया, एक हिस्सा है। तो कभी कभी कथा वाचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत, देखिए रामायण, महाभारत ये दो क्या है, ये पद हैं, इनको भी व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अल्प विराम का नियम है। अब दूसरा नियम देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि वाक्य के प्रारंभ में, ध्यान रखें यहाँ प्रारंभ है, वाक्य के प्रारंभ में और उपवाक्य में, मतलब कि के बीच में, ये ध्यान रखना है कि वाक्य के प्रारंभ में यदि हाँ आए, नहीं आए, सचमुच, बस, अतः, वस्तुतः, अच्छा,
ऐसे जो अव्यय होते हैं, इनके बाद जब इन पर बल पड़ता है इनको बोलने के लिए, तब इनके बाद अल्प विराम की आवश्यकता पड़ती है, आपको कुछ क्षण रुकने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इनके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जब ये प्रारंभ में आए, बीच में आएंगे तो ये निपात कहलाएंगे, और यदि प्रारंभ में आते हैं तो अव्यय कहलाते हैं। और उपवाक्य, जब कोई दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, देखिए एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जो समानाधिकरण होते हैं वो संयुक्त वाक्यों और पदों को जोड़ते हैं, और जो व्यधिकरण होते हैं वो मिश्र वाक्य को जोड़ते हैं। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में ही उपवाक्य होते हैं। तो देखिए उपवाक्य में जब किंतु आए, लेकिन आए, क्योंकि आए, इसलिए आई, ताकि, पर इत्यादि कारणवाचक या अवोधवाचक ये सब अव्यय आए जो दो वाक्य को जोड़ते हो, वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग कब होगा? उसके पहले जो अव्यय होंगे उनके पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे नियम है, देखिए उदाहरण है, हाँ तुम ठीक कहते हो। कहा? हाँ तुम ठीक कहते हो। तो देखिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग नहीं होगा, आपको ज्यादा देर नहीं रुकना है, बस कहना तुरंत हाँ तुम ठीक कहते हो। और देखिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर इसे कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो जब नहीं आएगा तब भी रहेगा, अगर नहीं नहीं आता है फिर भी रहता है। ये अगला नियम हम देखेंगे। सचमुच तुम बड़े नादान, कहे कि सचमुच तुम बड़े नादान हो, तो यहाँ सचमुच के बाद आया, ठीक। अगर इसी को कहें कि सचमुच तुम पास हो गए, अगर ये विस्मय का आता है तो विस्मय बोधक हो जाएगा। अगर इसी में विस्मय बोधक अगर लगा दे तो क्या कहेंगे? तब गलत हो जाएगा। यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग है। तो ऐसे प्रयोग से बचने के लिए कुछ नियम है, उसे हमें पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं कि अच्छा अब चलते हैं, जैसे कि शीघ्रता के लिए अच्छा अब चलते हैं। तो अच्छा के बाद लगा वस्तुता या निष्कर्षता, रिजल्ट के लिए निष्कर्ष पे जाते हैं तो वस्तुता निष्कर्ष। तो यहाँ है कि वस्तुता वह यह चाहता ही नहीं, तो यहाँ पर आपको रुकने की आवश्यकता पड़ी, या फिर यहाँ वस्तुता निष्कर्षता वह यह चाहता ही नहीं, यह मतलब किसी कार्य को। तो यह सर्वनाम है। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकूंगा, किंतु तुम्हारा खेल अवश्य देखूंगा। देखिए किंतु आया है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है जो क्या है? असमर्थता व्यक्त की जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, किंतु तुम्हारा खेल अवश्य देखूंगा। मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सका क्योंकि मैं बीमार था। कारणवाचक है समुच्चय बोधक अव्यय, कारणवाचक। तो ये क्योंकि के पहले आया, किंतु के पहले आया। लिपियां अलग रह सकती हैं पर भाषा हिंदी ही रहे। देखिए यहाँ एक पर आया है, ये पर क्या है? पर के अर्थ देखेंगे तो देखिए पर है, ये परंतु का रूप है, और एक बाद भी होता है, ठीक, और एक पंख भी होता है। तो आप इनमें से किस अर्थ को लेंगे? तो यहाँ पर जो वाक्य में अर्थ है, इसका अर्थ होगा, वाक्य में इस शब्द का अर्थ क्या होगा? पर मतलब परंतु, ठीक, क्या होगा? परंतु। बाद क्या होता है? जैसे कि सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो जाता है, तो बाद हो गया। और पर क्या? उसके पर उगाए, तो यहाँ जो पर होगा वो संज्ञा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये दो नियम हमने देख लिए। एक समान पद पदांश के बाद होंगे, अगर और होगा तो भी, और कहीं कहीं और नहीं होता है वहां पर भी लगता है कि जहां और नहीं लगा रहता है वहां पे, जैसे कि राम और श्याम जाते हैं तो दो पद हो गए। तो यहाँ और आया है, और कहीं कहीं राम श्याम जाते हैं तो बीच में अल्पविराम लगा करके आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये समुच्चय बोधक अव्यय का भी कार्य करता है। तो में से एक को ही लाएंगे, ऐसा है कि और लिख दें और अल्प विराम भी लगा दें, तब अशुद्ध माना जाएगा। चलिए हम आगे नियम की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए
ये नियम है कि अल्प विराम का प्रयोग और कहाँ होता है? संबोधन में। संबोधन में तो संबोधन बोधक का चिन्ह लगता है। कौन सा? संबोधन बोधक, जैसे हे राम, हे मोहन, हे प्रियतम इत्यादि। लेकिन यहाँ लिखा है संबोधन में, मतलब कि संबोधन शब्दों में। जब किसी संबोधन शब्द को किसी को बुलाने में प्रयोग करेंगे संबोधन शब्द का, तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए जैसे मोहन, अब तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ ऐसा लगता है कि उसे बुलाने का कार्य किया जा रहा है। अगर इसी को आज्ञा में, आज्ञा तो है ही, अगर इसे कह दे कि हे मोहन अब तुम घर जाओ, तब आपका क्या है? संबोधन बोधक का चिन्ह लगेगा। अब इसका क्या है? संक्षिप्त रूप हो गया, प्रयोग किया गया कि मोहन अब तुम घर जा सकते हो, कि अब तुम्हें आज्ञा मिल गई है। तो यहाँ पर क्या है? संबोधन बोधक शब्दों में किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का। जैसे प्रिय महाशय, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो प्रिय महाशय यहाँ देखेंगे तो लगेगा नहीं कि संबोधित किया जा रहा हो, लेकिन है भाव संबोधन का ही कि हे प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो उसी को संक्षेप में बोल दिया गया कि जब संक्षिप्तीकरण करते हैं तब इस अल्प विराम का प्रयोग होता है संबोधन में कि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। देवियों और सज्जनों याद रखें देश पर संकट छाया है। देखिए यहाँ पर ये तो संबोधन हो गया देवियों और सज्जनों, तो अल्प विराम देवियों और सज्जनों याद रखें, तो ये जो याद रखे के पास है अल्प विराम, यहाँ की का लोप है। जब की का लोप होता है, जब किसी उपवाक्य को जोड़ता है, देखिए की का प्रयोग संज्ञा उपवाक्य में होता है। हम जल्द ही आपको उपवाक्यों की चर्चा करेंगे, संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य इत्यादि सबका प्रयोग करेंगे। वैसे विशेषण उपवाक्य 3 होते हैं, 3 प्रकार के। याद रखें कि देश पर संकट छाया, यदि की और अल्प विराम दोनों का प्रयोग कर देंगे तो ये प्रयोग गलत हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में उचित प्रयोग किसका होगा? तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो क्या यहाँ संबोधन बोधक का नहीं हो सकता है? नहीं, यहाँ पर संबोधन बोधक का प्रयोग नहीं होता। देखिए यह वह तब तो यह वह अब, ये जो क्या है? कुछ सर्वनाम है, कुछ क्रिया विशेषण है, कुछ क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, और कुछ जैसे यह निश्चयवाचक, वह, तब, तो, यह विभाजक अव्यय है। ये जो छोटे छोटे हैं इन सब का जिस वाक्य में लोप होता है, जिस वाक्य में लोप होता है वहां पर क्या है? उसकी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है मैं जो कहता हूं, अब इसके स्थान पर क्या आएगा? वह। वहां आपको स्पष्ट कर देगा कि मैं जो कहता हूं वह कान लगा कर सुनो। तब जब यह अनुपस्थित होगा तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। मैं जो कहता हूं कान लगा कर सुनो। अगर आगरा जाना मेरे लिए पेठा अवश्य लाना। यहाँ पर लोग क्या है? तो का, कि यदि आप आगरा गए तो पेठा अवश्य लाना है। जो कहना था कह दिया तुम जानो। देखिए जो कहना था यह क्या होगा? वह। वहां का लोप है, सॉरी, कह दिया। अब यहाँ क्या है? तुम। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अब तुम जानो। जो कहना था वह कह दिया या सो कह दिया, अब तुम जानो। वह कब लौटे? कहा नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पर लौटने में क्या? वह कब लौटे? यह कहा नहीं जा सकता, तो यह का लोप है। तो यह जहां पर इन सब का क्या होगा? लोप होगा, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताने पर भी क्या होगा? किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का होता है। जैसे देखिए व्यक्ति या वस्तु, वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, ये क्या है? इन सबको किसी संज्ञा से अभिहित करते हैं, बताते हैं। उसकी विशिष्टता मतलब जो वो कोई विशेषता होगी
विशिष्टता होगी, कोई इसकी विशेषता होगी या विशेषण होगा, उसको बताने के लिए वाक्य में जो बताएंगे, जो विशेषण उपवाक्य के तौर पर प्रस्तुत होंगे, उसके पास क्या है, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो संबंधवाचक, अगर उससे कोई संबंध है, संबंधवाचक जो सर्वनाम का प्रयोग उसके माध्यम से ही क्या है, बताने पर ही इसका, जैसे कि 2 यात्री जो रेल दुर्घटना में घायल हुए थे। अब ये क्या है, जो रेल दुर्घटना में घायल हुए थे, ये पदबंध हो गया। इस पदबंध को क्या कहेंगे कि रेल दुर्घटना में घायल व्यक्ति, तो संज्ञा पदबंध हो गया। तो यहाँ जो लिखा है मिश्र वाक्य हो गया, जो से कि जो, देखिए 2 यात्री, तो इसका संबंध किससे है, रेल दुर्घटना में, और किससे है, अब अच्छे हैं। तो यहाँ दोनों में आया है कि 2 यात्री जो रेल दुर्घटना में घायल हुए थे अब अच्छे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। ठीक, रमेश जो गणित का अच्छा विद्यार्थी है अब पढ़ाई छोड़ दिए है। रमेश की विशेषता क्या है, अच्छा विद्यार्थी है किसका, गणित का, लेकिन क्या है अब पढ़ाई, ये भी इसकी विशेषता है, क्या वो पढ़ता नहीं है। तो दोनों विशेषण के रूप में आए हैं और संबंध बोधक के तौर पे इनका संबंध बताया गया है सर्वनाम के माध्यम से, जो है ना इस सर्वनाम से। तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम के 2-4 नियम और हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है और इसकी विशेषता भी है कि ये सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला है। इसमें असावधानी भी हो जाती है, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए हमें इसे थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा। आज इस वीडियो में हम इतने नियमों की चर्चा किए हैं। अब आगे की वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें बचे हुए जितने भी नियम हैं अल्पविराम के, सब की चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।